तो जैसा कि मैंने बताया, अपने जो सिलेबस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसकी फर्स्ट यूनिट आज हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हमें समझना है बेसिकली पोर्टफोलियो के मीनिंग को, कि पोर्टफोलियो होता क्या है। अगर इसके मीनिंग को हमें डिफाइन करना हो तो पोर्टफोलियो क्या है। ठीक है, तो देखिए, पोर्टफोलियो पर हम जाएं उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से आपका जो सिंपली फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ते हो या पिछले सेमेस्टर में आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पढ़कर आ रहे हो, मैं उस रेफरेंस से चलूंगा। और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में हमने बड़ी डिटेल में एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज रिस्क। ठीक है, रिस्क। और इस रिस्क को बेसिकली हमने दो हिस्सों में बांटा था। एक था सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा था अनसिस्टमेटिक रिस्क। इस सिस्टमेटिक रिस्क को हम लोग बीटा से मेजर कर रहे थे। और आपको ध्यान होगा, इस सिस्टमेटिक रिस्क के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज नॉन डाइवर्सिफिएबल। ठीक है, और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है दैट रिस्क इज डाइवर्सिफिएबल। इस रिस्क को हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किसको? अनसिस्टमेटिक रिस्क को। यानी कि मैक्रो लेवल पर पूरी होल मार्केट को जो जोखिम अफेक्ट करता है, जो फैक्टर्स सभी मार्केट को, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो सभी को अफेक्ट करते हैं ब्रॉडली, उसे हम सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। और वे फैक्टर्स जो फर्म स्पेसिफिक, ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क का एक और भी नाम आपने पढ़ा था कि ये मार्केट रिस्क था, होल मार्केट को जो अफेक्ट करता है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में हमने पढ़ा था, दैट वाज फर्म स्पेसिफिक रिस्क। फर्म का मैनेजमेंट, फर्म में स्ट्राइक हो रही है, किसी पर्टिकुलर फर्म में करप्शन को लेकर कोई इशू है, किसी पर्टिकुलर फर्म में गवर्नमेंट्स की रेगुलेशन को लेकर कोई इशू है, किसी पर्टिकुलर फर्म में रॉ मेटेरियल की सप्लाई को लेकर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है जो एक पर्टिकुलर फर्म को अफेक्ट कर रही है, ना कि पूरी मार्केट को, वो फर्म स्पेसिफिक या अनसिस्टमेटिक रिस्क के रूप में हमने पढ़ा था। और हमने जाना था कि इस रिस्क को हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हम रैशनली बिहेव करें, सारा रुपया हम एक ही फॉर्म में ना लगाएं। ठीक है, हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डाइवर्सिफाई कर दें, जिसको हमने इस रूप में पढ़ा था कि डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। ठीक है, मतलब आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए। इसी चीज को हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट में भी। तो जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और डाइवर्सिफाइएबल है ये, तो डाइवर्सिफाई करने के लिए हम क्या करें कि बजाय किसी एक ही फर्म में, एक ही शेयर में, एक ही सिक्योरिटी में अपना सारा रुपया लगाने के, हम अपना डिपॉजिट्स, हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक से अधिक बैंक में लगाएं, एक से अधिक सॉरी सिक्योरिटीज में लगाए। बैंक बार बार मेरे को ध्यान इसलिए आ रहा है कि आज के टाइम में सारा रुपया किसी एक बैंक में रखना भी सेफ नहीं है। ठीक है, यस बैंक के केस में जो है, जिनकी सारी सेविंग यस बैंक में ही जमा थी, आप उनसे पूछना, वो अब आपको बता पाएंगे। अब तो खैर काफी हद तक हालात फिर भी सुधर गए हैं, गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन जब वो सिचुएशन हो गई थी कि एक रैशनिंग हो गई थी कि भाई 10-12 हज़ार रुपए इससे ज्यादा आप एक बार में नहीं निकाल सकते, और किसी को कि लाखों रुपए पूरी लाइफ सेविंग वहां पर जमा है, और उसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर दो कि आप एक बार में 20-30 हज़ार रुपए निकाल सकते हैं एक महीने में, तो सोचिए क्या सिचुएशन होगी। तो आज के टाइम में तो बल्कि मैं कहूंगा कि सारा रुपया भी एक बैंक में जमा करना ठीक नहीं है, वहां अपनी जो डिपॉजिट्स है ना उसको भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। तो आप डाइवर्सिफाई करिए, ताकि सारा अगर किसी फर्म स्पेसिफिक कोई इशू के कारण अगर फर्म को कोई जोखिम सहना पड़ता है, तो उससे कहीं आपका सारा रुपया ना डूब जाए। वहीं जो सिस्टमेटिक रिस्क है, ये जो आप देख रहे हैं सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, दिस वन, जो कि नॉन डाइवर्सिफिएबल है,
ये सभी फॉर्म्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, कमोवेश सभी को। लेकिन यहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि क्योंकि बीटा फैक्टर अलग अलग होता है, बीटा की वैल्यू अलग अलग होती है, किसी फर्म का तो बीटा 1 आ रहा है, किसी फर्म का बीटा 1.5 आ रहा है, किसी फर्म का बीटा 0.75 आ रहा है, ठीक है। तो अफेक्ट सभी को कर रहा है, लेकिन किसी को कम किसी को ज्यादा, ठीक है। बीटा इक्वल टू 1 आने का मतलब ये सिक्योरिटी पूरी तरह से मार्केट के प्रोपोर्शन में ही घटती बढ़ती है। बीटा 1.5 होने का मतलब है मार्केट अगर 1% चेंज होती है तो इसमें 1.5% का चेंज आता है। बीटा 0.75 होने का मतलब है मार्केट से कम चेंज इसमें आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करने का फायदा है। अगर अब आपने सारा रुपया एक ही फर्म में लगाया और उसका बीटा मान लीजिए बहुत हाई बीटा है, बीटा 1.5, और उस फर्म के लिए कुछ नेगेटिव फैक्टर्स काम कर जाते हैं, ठीक है, जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो बढ़ जाता है, तो आपका लिए जोखिम बढ़ जाएगा। तो इनका जो इलाज है वही है पोर्टफोलियो। हम पोर्टफोलियो की भूमिका यहाँ पर बांधना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो दावा करता है, बेशक एफिशिएंट पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एफिशिएंट पोर्टफोलियो ये कहता है कि अगर आप, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर आप अपनी सिक्योरिटीज को अच्छे ढंग से, जो रूल्स जो इसमें दिए गए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है, जिसमें 2-3 चीजें होंगी कि रिस्क रिटर्न का एनालिसिस आपको करना है, साथ साथ सिक्योरिटीज का जो कोरिलेशन है, रिटर्न्स का जो कोरिलेशन है उसको भी आपको स्टडी करना हो, नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। तो हम आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे जब रिस्क रिटर्न एनालिसिस पोर्टफोलियो का जब हम पढ़ेंगे, कि अगर आप एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाएं तो ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, जो डाइवर्सिफाइएबल है, जिसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसको आप जीरो पर ला सकते हैं, जीरो लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो टोटल रिस्क में जिसमें मेनली 2 ही फैक्टर हैं, एक सिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क, उसमें से एक को तो आप जीरो के लेवल तक ला सकते हैं अगर आप पोर्टफोलियो अपना एफिशिएंटली बना सके तो, जो इसके जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप चल सके तो। और जो सिस्टमेटिक रिस्क है, बेशक वो पूरी तरह से जीरो नहीं हो सकता, बेशक वो सभी फर्म को अफेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि सभी फर्म्स का, सभी सिक्योरिटीज का बीटा एक जैसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी अगर आप एक से अधिक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर मिलेगा, बजाय किसी एक ऐसी फर्म में जाने के जहाँ बीटा बहुत हाई है या बीटा बहुत ही लो है। बहुत लो होने का भी नुकसान है, क्योंकि उससे क्या होगा, मार्केट जब बढ़ेगी तो आपकी सिक्योरिटी बड़ी धीरे धीरे बढ़ेगी, आपको लगेगा मार्केट तो लीप एंड बाउंस चेंज हो रही है और मेरी सिक्योरिटीज के रिटर्न में कोई खास चेंज नहीं हो रहा। तो वहां पर भी आपको ये जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो है उसकी जरूरत होगी, और सिस्टमेटिक रिस्क को भी आप कुछ हद तक रिड्यूस कर सकेंगे। तो अभी तक जो मैंने बताया उससे आपके माइंड में एक भूमिका बन गई होगी कि पहली बात, पोर्टफोलियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग दिस रूल्स, डोंट पुट ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट, कि सभी एग्स, सभी अंडों को एक ही टोकरी में मत रखिए, मतलब अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किसी एक दो सिक्योरिटीज में मत रखिए, उसको वेल डाइवर्सिफाई करिए, ठीक है। दूसरी बात, इससे आप अपने जोखिम को कम कर सकेंगे, और तीसरी बात, इससे रिटर्न है उसको बढ़ाया जा सकेगा। तो पोर्टफोलियो का मतलब अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि अपने सिक्योरिटीज को, अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाई करना, सिक्योरिटीज का ऐसा प्रोपोर्शन तैयार करना जिससे कि जोखिम को, रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें और अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें। इसी का नाम है पोर्टफोलियो, और यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो मैंने आपको बता चुका कि इस यूनिट में हमें जो कुछ करना है वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो मैं अब ज़्यादा देर ना करते हुए पोर्टफोलियो से शुरुआत करता हूँ कि पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो मीनिंग मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, अब आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन काफ़ी कर चुका हूँ ये चीज़। तो पोर्टफोलियो का मतलब अगर हम कहें, आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे आई थिंक, पोर्टफोलियो Yes, sir. मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। ये जो फोन से रीडेबल है या इनका साइज बढ़ाएं, पढ़ पा रहे हैं आप इनको? Yes, sir. Yes, sir.
तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो मीन्स अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। एक अपना माइंड को बिल्कुल स्पेसिफाई मत करो सिर्फ हमें शेयर्स का ही पोर्टफोलियो बनाना है, नहीं, कोई भी फाइनेंशियल असेट्स हो सकती है। आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ पैसा मुझे तो गोल्ड में डालना है, कुछ मुझे सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, कुछ मुझे डिवेंचर्स में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। तो जैसे भी जो भी आपका जो ऑब्जेक्टिव, अभी हम इसकी प्रोसेस में पढ़ेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को जो पर्पज सबसे ज्यादा सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली ही अपना पोर्टफोलियो आप लोगों को बनाना है। तो पोर्टफोलियो क्या है? सिंपली ए कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। कोई भी फाइनेंशियल असेट्स हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो शेयर्स ही हो, उसके साथ डिबेंचर्स, उसके साथ बैंक की एफडी को भी इवन आप शामिल कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो जो भी फाइनेंशियल एसेट्स आपको लेनी इन अ व्यू टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न एट मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क, जो जोखिम है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके और रिटर्न को अधिकतम कर सके। ये होगी एक सरसरी तौर पर सिंपली जो हम डेफिनेशन दे सकते हैं, वन लाइन डेफिनेशन। अगली वाली डेफिनेशन थोड़ा सा जो आजकल मॉडर्न उसमें यूज की जाती है और इसी के बेस पर जो मॉडर्न थ्योरीज है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको थोड़ा सा डेप्थ में लेकर जाएगी आपको, इसको और पढ़िएगा और इनको हो सके तो मेरे साथ साथ नोट भी कर लेना। तो अ पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक तो वही बात है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। हेल्ड बाय अ पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी दिए गए समय में, किसी निश्चित समय में आपके पास जो अलग अलग सिक्योरिटीज है, ठीक है, उनका जो कलेक्शन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज which offer a better combination of risk and return। इसको हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। जो रिस्क रिटर्न एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे, जब हम उस टॉपिक पर आएंगे, तो वहां हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से बजाय किसी एक सिंगल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के, जो अगर उसके कॉम्बिनेशन इन्वेस्ट किया जाए तो रिस्क के मुकाबले पर यूनिट ऑफ रिस्क जो रिटर्न है वो प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। मान लीजिए किसी एक सिक्योरिटीज में 2 पॉइंट, अभी मैं कुछ उसको नाम नहीं दे रहा हूँ, 2 पॉइंट्स रिस्क उठाकर आप 10 का रिटर्न ले रहे हैं, तो पर पॉइंट ऑफ रिस्क, पर वैल्यू ऑफ रिस्क आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए, मैं वैसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो वहां पर क्या होगा, हो सकता है कि पर यूनिट ऑफ रिस्क ये जो रिटर्न है ये बढ़कर 6% आए, और ऐसा होता है बशर्ते, बात वही है, पोर्टफोलियो का मतलब ये तो हो गया कि कॉम्बिनेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो और बन गया पोर्टफोलियो। अगर इतना ही सिंपल होता तो हर आदमी 10-15 सिक्योरिटीज को उठा लेता, उसमें इन्वेस्ट कर देता और पोर्टफोलियो तैयार हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। उन सिक्योरिटीज, केवल मोर एंड मोर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना ही पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है। यही मॉडर्न थ्योरी हमें बताती है कि आप मोर एंड मोर 10 की बजाय 15, 20, 25 इतने सिक्योरिटी, आप ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा सिक्योरिटीज में मैं इन्वेस्ट करूंगा उतना ही अधिक मुझे रिटर्न मिलेगा, उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता जाऊंगा, उतना ही ज्यादा रिस्क कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने 10-10, 15-15 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी उनका रुपया डूब रहा है। क्यों डूब रहा है? क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को बढ़ाना ही काफी नहीं है, इसी पर हमारा फोकस रहेगा, इसी को पर मॉडर्न थ्योरीज बेस्ड रहेगी कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज बढ़ाने से तो बल्कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज बढ़ाने से तो बल्कि ये होगा कि आप चलो 5-10 सिक्योरिटीज को तो अच्छे से स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज होगी, 15, 20, 25 सिक्योरिटीज होगी, तो उन सबके बारे में जो इंफॉर्मेशन आएगी उन सबको स्टडी करना, सबके बारे में जानकारियां जुटाना आपके लिए आसान नहीं होगा, एडवर्स हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर एक सिक्योरिटीज में, मान लीजिए मार्केट में तेजी आ रही है, एक सिक्योरिटी बढ़ी, दूसरी भी बढ़ रही है, तीसरी बढ़ रही है, चौथी, पांचवी, सभी एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ठीक है। और जब मार्केट गिरती है तो सारी की सारी धड़ाम से गिर रही है, फिर पोर्टफोलियो का फायदा क्या? फिर तो मार्केट पर चलेगा, मार्केट बढ़ती है सारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, मार्केट गिरती है सारी सिक्योरिटी गिर जाएगी। जबकि पोर्टफोलियो तो एक हेजिंग है, एक तरह से पोर्टफोलियो मीन्स जस्ट हेजिंग।
हेजिंग अगेंस्ट रिस्क, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ऑप्शन और जो डेरिवेटिव जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर हम इसको डिटेल में समझ भी चुके हैं। तो पोर्टफोलियो तो सिंपली हेजिंग है, रिस्क के अगेंस्ट हेजिंग, ठीक है। जो जोखिम है, जोखिम के अगेंस्ट हेजिंग करना, उसका बंदोबस्त करना, यानी कि अगर एक सिक्योरिटीज का रिटर्न गिर रहा है तो दूसरी सिक्योरिटीज का रिटर्न उस समय बढ़ रहा हो या एटलीस्ट स्टेबल हो, ताकि उस जोखिम को हम लोग कंट्रोल कर सके, मिनिमाइज कर सके, ठीक है। तो इसलिए आगे हम यहाँ पढ़ेंगे, इस पर बहुत जोर दिया जाएगा, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि सिक्योरिटी सिलेक्टेड फॉर पोर्टफोलियो जनरली प्रोवाइड ए बेटर रिटर्न, ये तो मैं बता चुका। यहाँ से देखिए, इफ दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर इन रिटर्न्स, यानी कि पोर्टफोलियो चाहे आपने बनाया हो दो ही सिक्योरिटीज, लेकिन वो इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि जब एक बढ़ रही है या एक जब गिर रही है तो दूसरी उसको संभाल रही है, उनके बीच में कोरिलेशन है, वो भी मायने रखता है। मॉडर्न थ्योरी इस चीज पर जोर देती है। तो ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है। ऊपर वाली डेफिनेशन को आप देखें तो जस्ट एक कॉम्बिनेशन बनाना है, यहाँ पर उस कॉम्बिनेशन के साथ साथ सिक्योरिटीज के रिटर्न्स का जो कोरिलेशन है उसको भी आपको स्टडी करना है। आगे बढ़े, क्यों बनाए पोर्टफोलियो? मेरे ख्याल से इतना जो मैं डिस्कशन कर चुका हूं उससे आपको इतना तो अब पता चल भी गया होगा कि पोर्टफोलियो के क्या फायदे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। आइए वन बाय वन। ए वेल डाइवर्सिफाइड, ठीक है, अगेन फोकस वही है कि केवल भीड़ इकट्ठी करने का फायदा नहीं, केवल 20-25 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, फायदा तब है जो पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड। अगर वो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो वो आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, जो हम पढ़ रहे हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ा, हमने शुरुआत ही वहां से करी, हमने शुरुआती जोखिम से की कि दो तरह के जोखिम है, एक सिस्टमेटिक और एक अनसिस्टमेटिक, और अनसिस्टमेटिक रिस्क डाइवर्सिफिएबल होता है। तो उस डाइवर्सिफिएबल रिस्क को तो हमने कहा अभी अभी हमने बताया भी कि उसको वी कैन रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ जीरो, उसको हम जीरो कर सकते हैं बल्कि घटा, अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड सिक्योरिटी, अगर दो सिक्योरिटी, केवल दो सिक्योरिटी आपके पास हो, मान लो ए और बी, और उनके बीच में जो कोरिलेशन है, उनके रिटर्न्स का जो कोरिलेशन है परफेक्टली नेगेटिव हो, तो आप देखना उनका जो डाइवर्सिफिएबल रिस्क होगा, उनका जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होगा, वो रिस्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डाइवर्सिफिएबल रिस्क को तो कम करना ही है, साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क है, जिसका नाम सिस्टमेटिक रिस्क है, उसको भी हम काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। हायर रिटर्न, एक कॉम्बिनेशन जो होगा सिक्योरिटीज का, वो जनरली सिंगल सिक्योरिटीज के मुकाबले आपको अच्छा रिटर्न देगा। हायर रिटर्न ऐसा तो देखिए हो सकता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये हो सकता है कि सिक्योरिटी ए रिटर्न दे रही हो 18%, सिक्योरिटी बी रिटर्न दे रही हो मान लो 12%, और ए और बी का जो कॉम्बिनेशन है, पोर्टफोलियो जो बनेगा ए और बी का, वो जो रिटर्न दे रहा है, ठीक है, उसका जो रिटर्न है वो मान लीजिए आ रहा हो 15%। अब आप कहेंगे सिक्योरिटीज का रिटर्न, फिर तो ए का रिटर्न ज्यादा है, ठीक है, फिर तो हमें ए में ही जाना चाहिए, पोर्टफोलियो क्यों बनाया? देखो भाई, यहाँ हमें देखना है एक एंगल से नहीं देखना, यहाँ हमें देखना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हो सकता है ए सिक्योरिटीज 18% रिटर्न अर्न कर रही हो, लेकिन इसका जो रिस्क फैक्टर है, ठीक है, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे ज्यादा, सिर्फ आपको समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल दूंगा कि मान लो कोई भी जो XYZ किसी में भी उसको मापते हो, मान लो वो यूनिट 2 है, तो पर यूनिट ऑफ रिस्क इसका रिटर्न आ रहा है 9%, ठीक है। इसका हो सकता है पर यूनिट ऑफ रिस्क, इसकी जो मान लीजिए जो रिस्क फैक्टर है, सपोज कीजिए वो भी मान लो मैं 2 ही मान लेता हूँ, तो इसका वो आ रहा है मान लीजिए कितना, 6%, ठीक है। अब यहाँ PAP जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो सिस्टमेटिक जो कि आर परफेक्टली नेगेटिव है, जितना हायर नेगेटिवली कोरिलेशन होगा उतना ही जो सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क है, डाइवर्सिफिएबल रिस्क है, वो कम होता जाएगा। तो ये रिस्क फैक्टर बहुत कम हो चुका होगा,
मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, वो रिस्क फैक्टर की यूनिट मान लो केवल 1 रह गई है, तो अब 1 यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इसका रिटर्न कितना है? 15%। तो देखने में तो आपको लग रहा है एवरेज रिटर्न 15% आ रहा है इसका, जो कि इससे कम है, लेकिन रिस्क के कंपैरेटिवली देखो तो पर यूनिट ऑफ रिस्क अर्न करके, पर यूनिट ऑफ रिस्क जो है फेस करके, ये सिक्योरिटी आपको रिटर्न दे रही है 9%, ये सिक्योरिटी पर यूनिट ऑफ रिस्क आपको रिटर्न दे रही है 6%, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पर यूनिट ऑफ रिस्क आपको रिटर्न दे रहा है 15%। तो हमेशा जोखिम को रिस्क के कंपैरेटिवली मापा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो ही सकता है भाई, जब कॉम्बिनेशन बनेगा, जब उनकी एवरेज आएगी, तो जो सिक्योरिटीज हायर रिटर्न दे रही थी, ठीक है 18%, दूसरी 12%, तो जाहिर सी बात इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इससे कहीं ना कहीं कम ही रहेगा, ठीक है, जिससे 15% आ रहा है। अब नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। जब जोखिम कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो सेफ रहेगा, ठीक है। इसी तरह से स्टेबिलिटी इन इनकम एंड ग्रोथ, ठीक है, आपकी जो इनकम है, जो ग्रोथ है, उसके बीच में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है, एक रेगुलरिटी बनी रहेगी। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे थे कि जो हमारी सिक्योरिटीज है, ठीक है, उससे हमारा जो प्रिंसिपल है उसकी सेफ्टी रहेगी। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड ग्रोथ। अगर एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके लिए रहेगा, ठीक है, तो आपकी जो इनकम है, एक रेगुलर इनकम आप अर्न कर सकेंगे और उसमें एक रेगुलर ग्रोथ आप देख सकेंगे, ठीक है। ये सिंपली इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फ्लेक्सिबल इन अचीविंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जो आपके इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप ज़्यादा आसानी से अचीव कर सकेंगे, ठीक है। कैसे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, सारा डिटेल में हमें इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं, ऑनेस्टली कहूँ तो ये अब आपका पूरा सिलेबस है, पूरा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस में वो सब स्टेप्स आ जाएंगे जो पोर्टफोलियो के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इस पूरे चैप्टर में आपको यही सब पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं जितने स्टेप्स आज कवर कर पाए उनको आज करेंगे डिटेल में, बाकी जो नहीं हो पाए वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस यानी कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर को पोर्टफोलियो किस तरह से तैयार करना चाहिए, पहले थोड़ा सा मैं सरसरी तौर पर आपको इनका बारे में बता देता हूँ, फिर हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इसको 7 स्टेप्स में लिया है, ठीक है। बुक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है, कोई 1-2 स्टेप्स मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसको 7 स्टेप्स में करके आपको बता रहा हूँ, 7 फेजेस जो इनको मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। इनमें से 1-2 तो कॉमन हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो सॉरी, एक जस्ट यस। तो फर्स्ट है डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला काम, क्योंकि देखो पोर्टफोलियो को आप इन्वेस्टमेंट से अलग नहीं कर सकते हो भाई। पोर्टफोलियो क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट ही तो है। जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें एक से ज्यादा असेट्स में रेवेन्यू पढ़ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट इनमें से किस किस में किया जाए, इनका कॉम्बिनेशन कैसे हो। तो पहली बात, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिसाइड करना। देखिए आपके कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी हम उनके बारे में आ रहे हैं पढ़ने के लिए। दूसरा, आपके इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्स्टेंट्स क्या है, प्रतिबंध। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है प्रतिबंध। अब हो सकता है कि कोई एक इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला हो, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने की अवधि हो 30 साल, और आपके पास 30 साल का टाइम ही ना हो, आपको पैसा चाहिए 10 साल बाद वापस, ठीक है। तो आप इतने हाई टाइम के इन्वेस्टमेंट में ना पड़े। तो टाइम कॉन्स्टेंट्स कितना है, हो सकता है कहीं इन्वेस्ट करने के लिए आप
आपको 10 लाख रुपए की जरूरत हो और बहुत अच्छा रिटर्न मिलता हो, लेकिन आपके पास 10 लाख रुपए ना हो, आपके पास अभी रुपया केवल इन्वेस्ट करने के लिए 2 लाख ही है, तो कौन से प्रतिबंध हैं जिसके अंतर्गत रहकर आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है? तो ये तो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये चीज, असेट्स मिक्स डिसीजन, यानी कि स्ट्रेटजिक असेट्स एलोकेशन, हाउ टू अलोकेट योर असेट्स स्ट्रेटजिकली, कि जो आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज हैं, जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे मार्कोविच से हम सीखेंगे, चाहे हम शार्प से सीखेंगे, या CAPM मॉडल से सीखेंगे, या फैक्टर मॉडल हमें बताएगा, ये सब हमें क्या बता रही है? हमें असेट्स को अलोकेट करने का तरीका ही तो बता रहे हैं कि जो मेरे पास resources है, how to allocate that resources in an efficient manner, in an effective manner, so that I can minimize my risk and maximize my return। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स है वो क्या होगी, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, आप चाहें तो इसको इसके साथ मर्ज भी कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इन दोनों पॉइंट्स को अलग किया है। ठीक है, कि जो आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रेटजिक एसेट्स एलोकेशन होगा। आप चाहें तो तीसरा चौथा पॉइंट्स कंबाइन में कर लीजिए, ये आपके पेजेस से 7 की जगह 6 रह जाएंगे। ठीक है, मैंने इनको थोड़ा अलग अलग करके बताना है। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज, की पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज कैसे तैयार होती है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको इन जनरली बता देता हूँ, 2 तरह की होती है मोटे तौर पर, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या है कि आज आपने इन्वेस्ट किया, अब आप लगातार उस पर नजर रखेंगे, आप देखेंगे कि इस दौरान जो मैंने 10 सिक्योरिटीज ली उनमें से कौन सी सिक्योरिटीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी सिक्योरिटी परफॉर्म नहीं कर रही। तो जो सिक्योरिटीज अंडर परफॉर्मिंग है, काम नहीं कर रही और आप उसके आगे कहीं उम्मीद में नहीं है, आप उसको अपने पोर्टफोलियो से निकालेंगे, उसमें कोई दूसरी और सिक्योरिटीज ऐड करेंगे, मतलब पोर्टफोलियो को एक्टिवली आप रिवाइज करते रहेंगे। इसे एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी बोलते हैं। वहीं पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, भाई मैंने अपना इन्वेस्टमेंट, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया 4 साल के लिए, मैं इसको 4 साल बाद देखूंगा। अभी मैंने इन्वेस्ट करके रख दिया है, 3-4 साल के बाद ही मैं अब इसको चेक करूंगा। मैं उसको रोज रोज, या मान लीजिए जरूर नहीं कि 4 साल बाद ही देखना है, बट मैं एक्टिवली उसमें बार बार चेंज नहीं करूंगा। वो पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी होती है। तो इस तरह की पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर सिक्योरिटीज का सिलेक्शन कैसे होता है, जो शार्प का सिंगल इंडेक्स मॉडल है और मार्कोविच का है, दोनों में बहुत अच्छे ढंग से चीजें समझाई हुई है, शार्प में और भी डिटेल में बताया हुआ है। तो सिक्योरिटीज, जैसे अपने पास 4-5 सिक्योरिटीज है, तो उनका एनालिसिस करके उनमें से कौन सी सिक्योरिटीज हमारे लिए बेस्ट कम्बिनेशन प्रोवाइड करेगी, वो सिलेक्शन कैसे होता है, वो कम्बिनेशन कैसे बनता है। इसमें 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी सिक्योरिटी, ABCDE 5 सिक्योरिटीज है, इनमें से कौन सी लूं। ठीक है, कौन सी 3 सिक्योरिटी लूं, PCE ले लूं, या पांचों लेनी चाहिए, या तीनों, मतलब वो सारे जवाब यहाँ से आ जाएंगे। और लेने के बाद अगला क्वेश्चन, अब इनको किस प्रोपोर्शन में लूं। मान लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया कि B, D और E, ये 3 सिक्योरिटीज आपको लेनी है, लेकिन इन B, D और E का प्रोपोर्शन क्या हो। अगर मुझे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो उसमें से B में कितना लगे, D में कितना लगे और E में कितना लगे, तो ये सारा हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन एंड रीअलाइनमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, अब जो आपने पोर्टफोलियो जो बनाया है उसको आप एग्जीक्यूट करिए। ये वाले दोनों स्टेप्स भी मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन के साथ साथ एग्जीक्यूशन हो गया। अगर आप इन दोनों को मर्ज करके चलते हैं तो ये ऑब्जेक्ट, ये आपके फेजेस और कम हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सके इसके लिए मैंने इनके पॉइंट्स को सब पॉइंट्स मतलब अलग अलग उसमें कर दिया है। और लास्ट स्टेप ये सबसे इम्पोर्टेंट, कि अपने पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन, एक दिए गए समय के बाद ये देखना जरूरी है कि जो पोर्टफोलियो आपने बनाया कितना एफिशिएंटली वो काम कर रहा है, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस पर जरूर ध्यान देना है, और उसमें चेंज की जहां जरूरत है वहां उस पर चेंज करना, रिवीजन करना। तो ये 7 फेजेस में हम इनको पढ़ेंगे, सारे स्टेप्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ। आज कितने हो पाते हैं देखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो आज जितने होंगे वो आज कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था
डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, और ये आपके जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है वही है देखा जाए तो। आपके इन्वेस्टमेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले तो इनको समझिए। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जरूर नहीं कि जो मैंने 5-10 लिख रखे हैं सिर्फ इतने ही हैं, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि इनमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव लेना है, इनमें से आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। लेकिन सारे अगर हैं तो उसमें फिर प्रायोरिटी ज्यादा किसको देनी है, उस हिसाब से चलिए। आप किसी और से मत पूछिए। रेगुलरिटी ऑफ ये भी गलत लिखा हुआ, इनकम है। तो आप किसी और की डायरेक्शन में मत चलिए, आप पहले अपने ऑब्जेक्टिव को देखिए कि क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। क्या आपका मेन ऑब्जेक्टिव सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल? अगर आप ये चाहते हैं भाई देखिए मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई मेरा रुपया डूबना नहीं चाहिए, तो भाई फिर शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में तो देखो जोखिम रहेगा। फिर आपको जाना चाहिए अपना जो अपने जो कह लीजिए कि अपना प्रिंसिपल जहां पर प्रोटेक्ट रह सके, जहां उसकी गारंटी रह सके। ट्रेजरी बिल्स फिर आपके लिए है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके लिए है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स आपके लिए है, बैंक की एफडी फिर आपके लिए। अगर यही आपका प्रायर ऑब्जेक्टिव है, आप जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं तो आपका पोर्टफोलियो अब वहां पर आप बना लीजिए कि कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालूं, कितना गोल्ड में डालूं, कितना जो है मतलब इसमें जो क्या रहेगा इसमें ट्रेजरी बिल्स उसमें डालूं। उस हिसाब से आप अपना फिर ऑब्जेक्टिव अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लीजिएगा। शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है फिर, ठीक है। बहुत करे थोड़ा बहुत जोखिम लेना है तो फिर आप जो अपनी जो डेट सिक्योरिटी है वहां। रेगुलरिटी ऑफ इनकम, क्या ये आपका ऑब्जेक्टिव है? अगर रेगुलरिटी ऑफ इनकम आपका ऑब्जेक्टिव है तो फिर आप पोस्ट ऑफिस की जैसे एक मैंने जो है इसमें वीडियो भी शेयर किया हुआ है, पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं जिसमें काफी सारी स्कीम्स है, उसमें आपको एक हमने बताई थी MIS मंथली इनकम स्कीम्स, ठीक है। आप वहां पर रुपया लगा सकते हैं। आजकल तो ये MIS स्कीम्स जो बैंक वगैरह भी देते हैं कि आपका वो किस तरह से देते हैं कि जो आपका FD पर इंटरेस्ट बनेगा वो हर महीने आपको मिल जाएगा। तो एक तरह से आपको एक रेगुलर इनकम इंटरेस्ट के रूप में मिलती रहेगी, रिटर्न यहाँ पर कम रहेगा, ठीक है बिल्कुल। या फिर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स को ले सकते हैं, शेयर मार्केट आपके लिए है लेकिन आप थोड़ा स्टडी करें। अगर रेगुलरिटी ऑफ इनकम आपकी जो है प्रायोरिटी है तो ऐसी कंपनी को लीजिए जो रेगुलरली डिविडेंड देती है। कुछ कंपनी ऐसी जो रेगुलरली डिविडेंड देती ही देती है, कुछ ना कुछ उनसे डिविडेंड के रूप में इनकम मिलती रहती है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ठीक है। इसी तरह से जो आपके कोल इंडिया नाम की एक कंपनी है, इसी तरह से कुछ कंपनियां हैं जो NLC इंडिया है। ये लगभग लगभग इनका जो है कैपिटल गेन तो इस पर इतना नहीं होता, लेकिन डिविडेंड के रूप में हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक और कंपनी है, ठीक है। वेदांता भी अक्सर जो है डिविडेंड काफी देती है। तो जो कंपनीज ऐसी हैं जो रेगुलरली डिविडेंड के रूप में इनकम बांटती रहती है, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। नहीं तो सिंपली जो ट्रेडिशनल स्कीम्स में आप जाना चाहें तो MIS, ठीक है, या बैंक FD। अब देखो किसी का अगर सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है तो भाई फिर वो इन्हीं ट्रेडिशनल पर ही जाए। ये दोनों ऑब्जेक्टिव है तो भाई वो उनका कॉम्बिनेशन बना सकता है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि किसी आदमी का एक ही ऑब्जेक्टिव हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। कैपिटल गेन के रूप में अगर आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो फिर ऐसी सिक्योरिटीज को लीजिए जिसका बीटा अधिक, जिसका बीटा 1 से अधिक, ठीक है। क्योंकि ऐसी सिक्योरिटीज के जो रिटर्न्स है उसमें ज्यादा तेजी से चेंज होगा जब शेयर मार्केट चेंज होगी, ठीक है। तो कैपिटल गेन के रूप में आपको फिर उस सिक्योरिटीज को लेना होगा जहां पर डिविडेंड के रूप में तो ज्यादा इनकम नहीं मिलती, लेकिन उन सिक्योरिटीज में कैपिटल गेन की गुंजाइश ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ जोखिम होगा, ठीक है। यहाँ फिर आपको सेफ्टी वाले प्रिंसिपल को लोअर प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल गेन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो टैक्स सेविंग, क्या टैक्स सेविंग आपके लिए है? ठीक है, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है तो फिर आप LIC की तरफ देखें। वैसे LIC में रिटर्न नहीं होता, ये मैं आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम में भी आपको बता चुका हूँ। LIC में आप रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भूलिए, रिटर्न नहीं है, सिर्फ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं आपको अपना बिल्कुल प्रैक्टिकल करंट एग्जांपल देकर बताता हूँ। आज से 16-17 साल पहले, ठीक है, मैंने एक पॉलिसी ली थी, मनी बैक पॉलिसी थी जीवन सुरभि के नाम से, ठीक है। और उसका एनुअल प्रीमियम जाया करता था 10,588,
ठीक है, और ये प्रीमियम मुझे पे करना था 12 ईयर्स तक। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए लगभग कितना पैसा मैंने दिया होगा इसमें। ठीक है, और जो इसमें मिलना था 4 साल के बाद, पहले 4 साल के बाद 30,000 रुपया, ठीक है, अगले 4 साल के बाद 30,000 रुपया, और अगले 4 साल के बाद 40,000 रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपए की पॉलिसी थी, और लास्ट में और 4 साल के बाद, यानी कि टोटल जहाँ से सिक्योर जो हमने ली थी उसके 16 साल के बाद जो लास्ट में बैलेंस बचेगा, बैलेंस का मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, बोनस, बोनस जो बना वो आपको मिल जाएगा। जिस समय एजेंट ने मुझे पॉलिसी बेची थी उस समय उसने मुझे बताया था कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें। ठीक है, अब वो पॉलिसी मेरी अभी मैच्योर हुई है और उसमें जो लास्ट में जो बोनस मुझे मिला दैट वाज ओनली 55,000, यानी कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया वो आप देख लीजिए, टाइम वैल्यू के हिसाब से उनको आप वैल्यू फाइंड आउट करके देख लीजिए, टोटल जो मिला 1,55,000, इसकी भी टाइम वैल्यू देख लेना और इसकी भी टाइम वैल्यू देखना, लगभग लगभग बराबर है। तो LIC सिर्फ सेफ्टी के लिए है, LIC को सेफ्टी के लिए लीजिए, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ एंडोमेंट प्लान के बजाय फिर आप प्रायोरिटी दीजिए जो प्योरली जो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस जो है उस पर आप फोकस करिए। खैर ये भी हमारा विषय नहीं, इस पर हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो टैक्स सेविंग के पर्पज से जो आपकी 5 ईयर की FD है, LIC है, ठीक है, इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स है, सुकन्या समृद्धि बहुत अच्छी जो स्कीम्स है इसमें, ठीक है, इसी तरह से जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स हैं, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट्स फिर आपके लिए आप उस तरफ जा सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है वो भी आपके लिए। लिक्विडिटी कि जहां भाई मैं जब चाहूं जब उसको कन्वर्ट कर सकूं, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की सबसे बड़ी कमी यही है कि वहां लिक्विडिटी नहीं मिलती। आप पोस्ट ऑफिस की अगर आप FD कराते हैं तो उसमें भी जो है मेरे ख्याल से 6 महीने से पहले आपको रुपया नहीं मिलता। RD कराते हैं तो वहां पर भी मेरे ख्याल से 2.5 साल पहले आपको रुपया नहीं मिलता। सुकन्या समृद्धि में भी लॉक इन का टाइम है, ठीक है, PPF में भी 15 साल से पहले आपको रुपया नहीं मिलता। तो लिक्विडिटी अगर आपको चाहिए तो फिर बैंक की जो FD है वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, जो शेयर मार्केट है वहां पर भी आप जब चाहें शेयर बेच सकते हैं, लेकिन भैया समस्या ये है कि आपने शेयर खरीदे हो 50,000 के और उसकी आज वैल्यू दे रही हो आ रही हो 30,000 रुपये, तो जाहिर सी बात है उसको 30 पर तो बेचना नहीं चाहेंगे। तो 30 से फिर वो दोबारा 50-55 पर कब आएंगे वो अभी कह नहीं सकते। ठीक है, तो वहां लिक्विडिटी की समस्या हो जाती है। स्पेक्यूलेशन, अगर स्पेक्यूलेशन प्राइस मूवमेंट्स में जो चेंजेस होते हैं उससे आप लाभ कमाना चाहते हैं, तो जो पेनी शेयर्स बोलते हैं, जो बहुत ऐसे शेयर्स जिनमें बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से स्पेकुलेशन पर्पस से यूज होता है, आप शेयर मार्केट में ढूंढ देंगे आपको 20-20 पैसे के शेयर मिल जाएंगे, 10-10 पैसे के, 15 पैसे वाले शेयर मिल जाएंगे। ये शेयर्स जो है ज्यादातर पेनी शेयर्स जो होते हैं स्पेकुलेशन पर्पस से ही होते हैं। कोई भी मुझे नहीं लगता इन्वेस्टर्स इनको जो है अपने डीमेट अकाउंट में रखने के लिए लेता है, ये डे ट्रेडिंग में ही यूज होते हैं, तो आप उनमें ट्रेडिंग करिए। हैजिंग, हैजिंग का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका रिस्क है उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उस पर्पज से अगर आप चलना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको हैजिंग जो अभी हम बता रहे थे पोर्टफोलियो का जो नियम है, यानी कि नेगेटिवली कोरिलेशन होना चाहिए उनके बीच में, तो फिर आप इस तरह से चलिए। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब हमने आपको डेरिवेटिव्स के टाइम पे, ऑप्शन के टाइम पे बताया था। वैसे आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि कहीं एक सिक्योरिटीज, वैसे आज के टाइम में भी ये शेयर मार्केट में तो कम से कम पॉसिबल नहीं है, आपको एक चीज, ये आप यहाँ रहते हैं ए प्लेस में, ये प्लेस बी है, ये प्लेस, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, इन लोगों को कोई चीज चाहिए, ठीक है, कोई चीज कोई कमोडिटी एक्स चाहिए और इसको ये 500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, इधर से ये जो है इनके पास वो एक्स कमोडिटी है, ज्यादा मात्रा में है, और ये इसको 450 रुपए में बेचने के लिए तैयार है। ए का लिंक यहाँ भी है, ए का लिंक यहाँ भी है। ए क्या करेगा, यहाँ से ये बेचने में तैयार है 450 में, इनसे 450 रुपए में खरीद लाएगा और यहाँ से जाकर बी को 500 रुपए में बेच देगा, क्योंकि ये उसके लिए 500 रुपए देने के लिए तैयार है। 50 रुपए ए की जेब में चले जाएंगे।
यानी कि जो सिक्योरिटीज के प्राइस में जो इम्बैलेंस होता है, उस इम्बैलेंस का फायदा उठाकर लाभ कमाना, दैट इज कॉल्ड सिंपली आर्बिट्रेज। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके लिए है, उस ऑब्जेक्टिव पर आप फोकस करें। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, किस लिमिट्स के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, टाइम होरिजन, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना टाइम है, कितना टाइम वेट करने के लिए, 5 साल, 10 साल या 2 साल। कम समय है तो आप शेयर मार्केट में मत जाइए। शेयर मार्केट में जाने का मतलब है आपको कम से कम 1.5 2 साल कम से कम वेटिंग टाइम आपके अंदर इतना होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो है कह लीजिए कि शेयर एकदम से आपका 2-3 महीने के अंदर बहुत ज्यादा आपको रिटर्न भी मिल सकता है और बहुत ज्यादा वो डाउन भी जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास फंड्स कितना है, उस फंड्स की अवेलेबिलिटी को देखें। फ्यूचर कमिटमेंट, आप किस पर्पज से कर रहे हैं, आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने सिप लगाए हुए हैं और किस लिए, आपको मकान खरीदना है, आपको बेटी की शादी करनी है, आपको गाड़ी लेनी है। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको बच्चों के जो है मतलब एजुकेशन के लिए चाहिए, तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से फिर आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके फ्यूचर कमिटमेंट्स है इसके हिसाब से। बाकी इसके जो 5 फेजेज हो रहे हैं वो आज हम नहीं करवा पाएंगे, काफी लंबा हो गया वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट मेरी क्लास है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज इसको तो अभी रोकते हैं इतना ही, कल इससे आगे हम लोग करेंगे। ठीक है।